बेटा आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है एलएलपी एक्ट 2008। तो आज आइए हम समझते हैं कि एलएलपी एक्ट क्या है। मैं पूरा का पूरा रिवीजन बहुत जल्दी आपको कवर करा दूंगा। जो कैरी करता है बेटा आपके 5 से 10 मार्क। कितने मार्क? 5 से 10 मार्क। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत अच्छे मार्क्स हैं जिसको आप बस छोटे से रिवीजन से कवर कर सकते हो। आ जाओ बेटा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है एलएलपी का, हम पढ़ेंगे क्या एसेंशियल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, और डिफरेंस क्या है इसका अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन 5 टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। आइए तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में बेटा मेरे को ये बताना है कि एलएलपी एक्ट बना कब और ये कहाँ पे लगता है। तो एलएलपी एक्ट आप सबको पता है 2008 में हमारे प्रेसिडेंट साहब की हमें एसेंट मिल गई और ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। सर हम एलएलपी लेके क्यों आए? सर पहले ना क्या होता था, जब हम पार्टनरशिप में धंधा करते थे तो सर हमें ना डर लगता था कि हमारी लाइबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड होती थी। तो इंडिया में बिजनेस को प्रमोट करने के, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हम ये कंसेप्ट लेके आए कि अब आप पार्टनरशिप कर सकते हो और आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट के साथ आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हो और उसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। एलएलपी में हमें पार्टनरशिप में हमें ये डर लगता था कि हम बिजनेस तो कर लेंगे लेकिन जब लाइबिलिटी की बात आएगी तो जो क्रेडिटर्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटी है वो हमारे घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे आइए। तो मैं आपको स्लाइड से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बेटा यहाँ पे आपके ये एक्ट बना था 2008 में, एप्लीकेबल होता है पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर। इसमें बेटा 4 शेड्यूल हैं जो बात करते हैं। पहला शेड्यूल बात करता है आपके राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो हमारे क्या म्यूचुअल राइट होने वाले हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ होने वाली हैं। सेकेंड शेड्यूल बेटा बात करता है कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो अपना फर्म का एलएलपी के अंदर, यानी जो पुरानी हमारी अनलिमिटेड वाली फर्म थी उसे लिमिटेड कैसे बना सकते हैं। थर्ड शेड्यूल में बेटा हमारा डील कर सकता है करता है कि कैसे हम अपनी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर लें एलएलपी में। और फोर्थ शेड्यूल है कि कैसे पब्लिक कंपनी को हम अपने एलएलपी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अच्छा अब देख लो बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने एलएलपी बनाई तो सर इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? तो बेटा जो हमारे कंपनी एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, कंपनी एक्ट के एमसीए, एमसीए ही इसको एडमिनिस्टर करेंगे, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एमसीए ही करेंगे, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं। जो रजिस्ट्रार साहब कंपनी बना के दे रहे थे वही एलएलपी बना के देंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सब बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई कि लॉ मेकर्स की क्या इंटेंट थी। उनका ये था कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, हम इंडियन इकोनॉमी में एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि भैया आप अब धंधा कर सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ, उस इंटेंट को बढ़ाने के लिए हम एलएलपी को लेके आए। डन। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये एक अल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल है जिसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट यह है कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड। ठीक है, अगर कल को क्रेडिटर्स से हम इतना लोन ले लेते हैं कि हम चुका नहीं पा रहे, हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्रेडिटर्स हमारे घर तक नहीं जा सकते। सिर्फ जितनी एलएलपी की लाइबिलिटी होगी वहां तक ही हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। आइए, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आगे आ जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें फायदे मिलेंगे एलएलपी से। देखना जल्दी से, ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट कवर करा दी हैं। पहली चीज है कि सर एलएलपी क्या है, एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। डन। दूसरी चीज सर लीगल न्यू फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे की पॉइंट है कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर कहता है कि अलाउ करता है पार्टनर को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। सर आपको अगर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूं कि कंपनी में अगर आप जाओगे तो बेटा आपको अपना जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से रखना पड़ेगा, यानी एमओए एओए जो कंपनी एक्ट के फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एलएलपी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग डीड बना के अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, लीगल स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट फॉर इट्स एसेट। देखिएगा एलएलपी लाइबल होती है, यहाँ पे हमारे पार्टनर लाइबल नहीं होते, सिर्फ एलएलपी अपने एसेट के लिए लाइबल है। और लाइबिलिटी जो है पार्टनर की वो लिमिटेड है। अगर इन एनी केस हमारी जो एलएलपी है बेटा वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है या हमारी लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, कि हम चुका नहीं पा रहे, तो एलएलपी के जो
डेट हैं, एलएलपी के जो डेट हैं वो आपके घर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमने देख लिया कि एलएलपी के क्या क्या फीचर है। अच्छा, यहाँ पे वो सेम बात ही लिखी है कि अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है, कंप्लायंस कॉस्ट यहाँ पे कम होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, असेट और लाइबिलिटी जो होती है, इसकी जो लाइबिलिटी होती है हमारी एलएलपी की, वो उसकी असेट के लिए ही लाइबल है, आपके घर तक आप इसकी लाइबिलिटी नहीं जाएगी। ठीक है, एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है। एलएलपी यानी दोनों चीजें देती है आपको, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी देती है, एलएलपी आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी देती है, और उसमें आप अपने हिसाब से हाइब्रिड करके यानी एलएलपी एग्रीमेंट बना सकते हो। डन। बात कर लेते हैं बेटा कुछ डेफिनेशन की जो इन्होंने दी है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ कुछ डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एलएलपी जो रजिस्टर है इस एक्ट के अंदर, सर एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है वो भी, और कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि जो कंपनी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 2 में बोला है सेम। डन। बट डज नॉट इंक्लूड, इसको आप मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्या इंक्लूड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इंक्लूड नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन सॉल यानी सेपरेट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। डन। और एनी अदर फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट जिसको हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है ऑफिशियल गजट के थ्रू कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन आपको खुद पढ़नी है, बहुत ईजी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बता देता हूँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब है बेटा ऐसा पार्टनर जो यहाँ पे हमारी लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डन। आगे आइएगा, एंटिटी की डेफिनेशन आपको खुद पढ़नी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लेंगे। आइए हम फोकस कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक छोटा सा। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है बेटा एक ऐसा पीरियड, बेटा फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दी है हमें सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 1 आई में, जो कि बोलता है फाइनेंशियल ईयर का मतलब है ऐसा ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च पे। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, सर ये तो बहुत ही सिंपल है, तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बेटा अभी आपको मजा मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, देखना। हाउएवर, लेकिन कहता है हाउएवर इन केस अगर एलएलपी हमारी इनकॉर्पोरेट हो रही है 30 सितंबर के बाद, ठीक है, तो हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 31 डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। आइए, कहता है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है हमारी, एलएलपी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारी जो एग्जांपल 1 में एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, देखिएगा 15 अक्टूबर 2019 को हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इस केस में जो फाइनेंशियल ईयर आपके दिमाग में आ रहा होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पड़ रहा है 31 मार्च 20। ठीक है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 31 मार्च 20। लेकिन अगर हमारी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो बेटा उसमें हम नेक्स्ट ऑफ दी फॉलोइंग 31 मार्च पे ले जाएंगे अब हमारे फाइनेंशियल ईयर को। तो यहाँ पे 20 ना होके, यहाँ पे 20 ना होके हमारा फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा 2021 के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंस आप समझ गए होंगे, फाइनेंशियल ईयर का मतलब यह है कि अगर 31 सितंबर के 30 सितंबर के बाद अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसके लिए नेक्स्ट ऑफ दी फॉलोइंग 31 मार्च लेनी है। तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा 6 महीने से कम का कोई भी फाइनेंशियल ईयर हमारे एलएलपी एक्ट के अंदर नहीं होगा। अगर 6 महीने यानी जैसे ही 30 सितंबर हमारा क्रॉस हो जाएगा तो हम नेक्स्ट ऑफ दी फॉलोइंग ईयर पे चले जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जो है हमारी फॉरेन एलएलपी की। ठीक, आइए, फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया लेकिन हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी ऐसी एलएलपी जो हमने इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्ट्रेशन उसका हमने बाहर कराया है और प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में। जैसे नेटफ्लिक्स आप देखते हो कि नेटफ्लिक्स रजिस्टर बाहर है लेकिन यहाँ पे भी वो काम कर रही है, तो ऐसी अगर इस तरह का आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो फॉरेन एलएलपी में आ जाएगा। आइए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है, कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो हमने इस एक्ट में बोल दी है और रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंदर, तो वो हो जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। आगे आइए, कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट जो नॉर्मल एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है वही
ये भी एग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड पार्टनर्स। तो ये दो चीजें हैं जहाँ पे म्यूचुअल राइट लिखी होगी आपकी, और राइट और ड्यूटीज लिखी होगी पार्टनर्स की, और उनके राइट एंड ड्यूटीज जो एलएलपी के साथ उनका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा होगा। अगली डेफिनेशन है पार्टनर की, बहुत ही ईजी है, ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देना। पार्टनर का मतलब है एक पर्सन जो पार्टनर बना है हमारी एलएलपी के अंदर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना। जो अब डेफिनेशन आने वाली है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो बात करता है हमारी स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। ठीक है, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं बेटा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। ये बिल्कुल नया नई डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी है। तो बेटा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम उसको बोलेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 20 लाख या उससे कम होगा। ठीक है, 20 लाख या उससे कम होगा, और जिसका टर्नओवर हमारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 40 लाख या उससे कम होगा। डन, 40 लाख या उससे कम होगा। यानी इससे ज्यादा जाते ही अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा जाता है, या आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 20 लाख या उससे ज्यादा चला जाता है, तो बेटा आप एलएलपी की डेफिनेशन से आउट हो जाओगे। ठीक है, डज नॉट एक्सीड लिखा है, डज नॉट एक्सीड लिखा है, इसका मतलब इससे ज्यादा जाते ही, इससे ज्यादा जाते ही 40 लाख से ज्यादा जाते ही या 20 लाख से ज्यादा जाते ही आप एलएलपी की डेफिनेशन से, स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन से आउट हो जाओगे। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि हम ऐसी एलएलपी को भी एलएलपी स्मॉल एलएलपी बोल देंगे जो हमारा जो एक्ट है वो प्रिस्क्राइब कर देगा एज पर द टर्म एंड कंडीशन। अभी तक कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो अभी जो क्राइटेरिया है स्मॉल एलएलपी का वो 20 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन और 40 लाख टर्नओवर। तो बात कर लेते हैं एलएलपी के बाद कि ये एक्ट क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे एलएलपी एक्ट पे लगता है। तो आंसर इज नो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे एलएलपी एक्ट पे नहीं लगेगा। आइए अब अगली डेफिनेशन है आपके पार्टनर की। तो पार्टनर कौन कौन बन सकता है एलएलपी में? तो हम बोलते हैं भैया हमारा इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, हमारी बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर बन जाएगी, लेकिन ये लोग हमारे एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। देखिएगा ये लोग कौन है, आप जाने पहचाने लग रहे होंगे। ये लोग अनसाउंड माइंड पर्सन अगर है, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो भैया अनसाउंड माइंड है और उसकी फाइंडिंग अभी भी फोर्स में है, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता हमारी एलएलपी के अंदर। अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है और अभी उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई है, वो भी हमारी एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। और अगर किसी ने अपने आप को अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंट होने के लिए, यानी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट के लिए उसने एप्लीकेशन डाली है और एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, तो भाई साहब वो भी आपकी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। सर मिनिमम कितने पार्टनर होंगे हमारी एलएलपी में? मिनिमम आपकी एलएलपी में 2 पार्टनर होने चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जैसे कि आपने पढ़ा था मिनिमम 2 पार्टनर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी 2 पार्टनर की जरूरत है। सर अगर हमारी एक एलएलपी है जिसमें सर 2 पार्टनर थे, जिसमें सर 2 पार्टनर थे और उसमें से एक की डेथ हो गई, तो सर क्या होगा? उसमें से एक की डेथ हो गई तो क्या होगा? आइए सर, अगर एक की डेथ हो जाती है तो आपकी जो एलएलपी है अब वो एक पार्टनर वाली एलएलपी हो गई। तो एक्ट ने बोला भैया हमने आपको टाइम दिया, आप 6 महीने के अंदर इस डिफॉल्ट को ठीक कर लो। अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप एक नया पार्टनर लेके आ जाओ जिसको आप पार्टनर बनाओगे। तो आपको यहाँ पे एक्ट ने टाइम दिया कि 6 महीने का आपको टाइम दिया गया है रिड्यूस पार्टनर की लिमिट के साथ। आप उस अगले बंदे को, जो नया पर्सन होगा जिसको आप पार्टनर बनाना चाहते हो, उनकी जगह आप ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर उस पार्टनर को लेके नहीं आए, यानी कि जो नया पार्टनर है, आप उस नए पार्टनर को 6 महीने के अंदर अंदर नहीं लाए, आप 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो आपको एक पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको न्यू पार्टनर लेके आना पड़ेगा। अगर आप न्यू पार्टनर नहीं लेके आए बेटा 6 महीने के अंदर अंदर, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर आप अकेले ही एलएलपी चला रहे हो और आप ये चाहते हो कि सर मैं अकेले ही चलाता रहूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, और आप उस केस में बेटा पर्सनली लाइबल हो जाओगे अगर आप अकेले एलएलपी चला रहे हो तो। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंसेप्ट है एलएलपी के अंदर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। आपको पता ही नहीं था पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब है बेटा, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, कि जो पर्सन हमारा
कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डन, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाता है। तो बन कौन सकता है सर डेजिग्नेटेड पार्टनर? हर एलएलपी में हमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने हैं, ठीक है, 2 पार्टनर अलग हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग है, जो कि बेटा इंडिविजुअल होंगे, जो कि बेटा क्या होंगे? इंडिविजुअल होंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल यहाँ पे देखिएगा एस लगा हुआ है, एस का मतलब है कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, बोथ ऑफ दीज कौन होने चाहिए? नेचुरल पर्सन। कौन होने चाहिए? नेचुरल पर्सन, ठीक है। यानी सर आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक, क्योंकि सर हमने इसको बनाया है रिस्पॉन्सिबल कंप्लायंस के लिए। अगर आप किसी आर्टिफिशियल को कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दोगे तो अगर वो नॉन कंप्लायंस करेगा उसको जेल में कैसे डालोगे? डन? तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला कि डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आइएगा और कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर हम फिरंगियों के हाथों में अपना देश नहीं देंगे, तो अगर हमने 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रख दिए तो एक इसमें से आप जस्टिन को बना सकते हो। जस्टिन कौन? अरे वही जो अंबानी साहब की पार्टी में निक्कर उतार के नाच रहा था, आपने देखा होगा, है ना? तो जस्टिन साहब को आप बना सकते हो। और एक आपका मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, डन, मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, डन। आगे आइएगा, कह रहा है इफ एलएलपी ऑल द पार्टनर आर द बॉडी कॉर्पोरेट, अगर एक किसी एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनाओगे? क्योंकि सारे पार्टनर ही आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बोला गया कि वहां पे आपको कम से कम 2 इंडिविजुअल को नॉमिनेट करना पड़ेगा जो कि नॉमिनी होंगे उस बॉडी कॉर्पोरेट के, ठीक है, या वहां के जो इंडिविजुअल पार्टनर होंगे उनमें से किसी को आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। यानी 2 नेचुरल पर्सन को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना ही पड़ेगा इन एनी केस, और उसमें से एक एटलीस्ट वन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब देख लीजिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन जो रहा है इंडिया में फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन यानी 120 और मोर। अगर 120 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में कोई रह लिया तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे, डन। एग्जांपल देख लीजिएगा, कह रहा है देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम ऑफ द इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी हैविंग द 5 पार्टनर्स, जिसमें एक पार्टनर है नॉन रेजिडेंट, बी पार्टनर है नॉन रेजिडेंट, सी है रेजिडेंट और डी है रेजिडेंट, ठीक है, ई बी है रेजिडेंट। कह रहा है इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी द नेम एट द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो आप बता दो किसका नाम दोगे, आउट ऑफ विच वन शुड बी द रेजिडेंट। हेंस if Mr. A and B are the designated then it will not serve the purpose। यानी दोनों के दोनों ही एनआर हो गए, यहाँ पे ये भी एनआर है, डन, और ये भी एनआर है, तो आप दोनों को नहीं बना सकते, आपको एक रेजिडेंट चूज करना ही पड़ेगा। तो कह रहा है सी डी और ई यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। आइए बेटा, तो आप पढ़ लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नेक्स्ट पेज पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी क्या है। ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, परपीचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन शील है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम नंबर पार्टनर कितने हैं, बिजनेस ऑफ दी प्रॉफिट ओनली करती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है, ई फाइलिंग और फॉरेन एलएलपी। वन बाय वन एक एक को पिक करते हैं और पढ़ते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सर, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसी एंटिटी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, हमारे कंपनी एलएलपी एक्ट के अंदर और कंपनी एक्ट के अंदर। यानी बॉडी कॉर्पोरेट हमने जैसी की डेफिनेशन पढ़ी थी सेम वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसमें परपीचुअल सक्सेशन होता है। यानी बिजनेस बिजनेस मस्ट गो ऑन, बिजनेस हमारा चलता रहेगा, डन, चाहे पार्टनर आए चाहे जाए। अगला पॉइंट है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन भी बेटा सेम बात करता है, इससे ही हमारा बॉडी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर मिलता है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बिजनेस मस्ट गो ऑन, हमारा जो पार्टनर चाहे चेंज होते रहे, हमारी एलएलपी कभी भी खत्म नहीं होगी, एलएलपी का हमारी गोइंग कंसर्न है। तो ये एक ऐसी एंटिटी है जो लॉ के द्वारा बनाई गई थी, तो लॉ के द्वारा ही खत्म होगी। आगे आइए, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर हमारी पार्टनर्स अलग हैं और हमारी एलएलपी एक अलग पर्सन है, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाता है और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी। मतलब अगर हमारी एलएलपी चाहे तो अपने नाम पे भी चीजें खरीद सकती है, बेच सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, किसी को सूट फाइल कर सकती है, उस पर भी सूट फाइल हो सकता है। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सर यहाँ पे भी जैसे कि मैं पार्टनरशिप में आपको पढ़ाता हूँ कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे भी सर कंसेप्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी का। जो एक पार्टनर है वो हमारी एलएलपी के क्या होते हैं, हमारे एलएलपी के वो एजेंट होते हैं और
प्रिंसिपल भी होते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको कि म्यूचुअल एजेंसी ऐसे काम करती है कि मैं एज ए पार्टनर अपनी एलएलपी का प्रिंसिपल भी हूँ, एजेंट भी हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ एलएलपी के बिहाफ पे खरीद रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ और एलएलपी हमारी प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है। और कहीं पे हमारी एलएलपी कुछ काम कर दे रही है, जैसे लीगल कंप्लायंस कर दे रही है या कुछ खरीद ले रही है, कुछ बेच दे रही है, तो वहाँ पे एलएलपी एजेंट की तरह काम कर रही है और मैं प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक। एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है तो सेम है, जहाँ पे म्यूचुअल राइट और ड्यूटी लिखे होंगे हमारे। डन। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है हमारी एलएलपी। हमारी एलएलपी वो सारे काम कर सकती है जो बेटा आप कर सकते हो, बस वो नहा खा नहाना खाना धोना पीना नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। तो सर बाकी कौन से काम बचे? सर बाकी वो वाले काम बचे जैसे कुछ खरीदना, कुछ बेचना, किसी पे सूट फाइल करना, खुद सूट फाइल हो जाना, अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करना, लोन ले लेना, बिजनेस ऑपरेशन करना, वो सारे काम जो एक आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है वो कर सकती है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सर इसकी कॉमन सील होती है मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है। क्या सर कॉमन सील मैंडेटरी है? तो सर कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। ठीक। ठीक। और सबसे मोस्ट जो सबसे की पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। सर यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टुवर्ड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी कि आप अगर कल को हमारी एलएलपी की लाइबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गई उसकी एसेट से, तो आपके घर से पैसा नहीं मंगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई फ्रॉड करा है, कोई विलफुल जानबूझ के आपने डिसीव करा है दूसरे लोगों को, तो अगर फ्रॉड करा है आपने तो आगे पढ़ेंगे अभी, उस केस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। सर मैनेजमेंट कैसे काम करेगा हमारे एलएलपी के अंदर? तो यहाँ पे बेटा मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रख सकते हो। जैसे कि कंपनी एक्ट में होता है कि एमओए होता है और मैनेजमेंट जो है कंपनी का उस कंपनी एक्ट के हिसाब से चलेगा। डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट के लिए हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। सर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? सर मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम में बेटा कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सर हमारी एलएलपी सिर्फ बिजनेस के लिए और प्रॉफिट के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने आपको पार्टनरशिप में पढ़ाया था कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो बेटा हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो एलएलपी है उसकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी। एनजीओ वगैरह बनाने के लिए आप एलएलपी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सर बात रही इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, अगला क्या है? इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में बस आपको ये सीखना है कि यहाँ पे अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एलएलपी का कभी भी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। मैंने वीडियो में बताया कि आपको एमसीए इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो एमसीए चाहे तो किसी भी एलएलपी का अगर उसे सस्पिशन लगता है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सर एलएलपी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी कर सकती है, किसी के साथ अमलगमेट भी हो सकती है और उसके साथ भी अमलगमेट कराया जा सकता है। एलएलपी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी पुरानी फर्म को जो चल रही है, किसी कंपनी को, किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में। मैंने बताया कि कन्वर्जन कैसे कैसे होगा अभी पीछे। ठीक है। सर ई फाइलिंग भी यहाँ पे जरूरी है। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे लेकिन उसकी ई फाइलिंग जरूरी नहीं है, लेकिन एलएलपी के केस में आपको ये ई फाइलिंग करनी है हमारे एमसीए में। ठीक। तो आपको एमसीए में इसकी ई फाइलिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट है मेरे दोस्त कि फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी, सेम है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन एलएलपी। तो बेटा हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ये आपके स्टडी मैट में लिखा है। देखो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, जैसे डिस्कस करा था हमने, सेम है। राइट एंड जो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इस एक्ट के अंदर, है ना। परपीचुअल सक्सेशन सेम है, आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। म्यूचुअल एजेंसी मैंने पढ़ाया था आपको, एक बार म्यूचुअल एजेंसी देख लेते हैं। आइए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ म्यूचुअल एजेंसी। ये देखो, तो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में मैं आपको बताना जो मैंने बताया था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट और प्रिंसिपल नहीं होता। यहाँ पे जो म्यूचुअल एजेंसी है वो वर्क करेगी ऐसे कि एक जो पार्टनर है वो एलएलपी का प्रिंसिपल और एजेंट होता है और एलएलपी उसकी प्रिंसिपल और एजेंट होती है। देखना एक बार पढ़ लेते हैं। नो पार्टनर इज लाइबल फॉर द अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल एजेंट नहीं है। दस इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्ड फ्रॉम द जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय द अनदर पार्टनर, wrongful business decision and the misconduct. In other words, all the partner are will be the agent of the LLP alone. LLP alone, ठीक है। And no one partner can bind the another partner by this act.
तो कहने का मतलब यही है कि एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को लाइबल ना करके एलएलपी को लाइबल करेगा। तो एक जो पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट है और प्रिंसिपल है एक टाइम पे, और एलएलपी उसकी एजेंट और प्रिंसिपल है एक टाइम पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक, एलएलपी एग्रीमेंट आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे आइए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एलएलपी नेचुरल पर्सन नहीं होती, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। खा पी नहा धो नहीं सकती, लेकिन वो सारे काम कर सकती है जो आप कर सकते हो इनके अलावा, है ना। कॉमन सील मैंने बताया आपको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 डायरेक्टर के साइन भी करा देंगे तो चलेगा, जहाँ पे कॉमन सील नहीं है आपके पास, तो आप एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन करा देना, वहाँ पे चलेगा। आगे आ जाते हैं। डन। आगे आइएगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि मैनेज आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लीगल कंप्लायंस के लिए, तो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलके बेटा इसको मैनेज करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम बता दिया था, एटलीस्ट 2 होते हैं, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए सिर्फ काम करेगी, ये डिस्कस कर लिया हमने। इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसका इन्वेस्टिगेशन अब चाहे तो करा सकती है किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से। अमलगमेशन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, यानी कि मर्जर और अमलगमेशन आप कर सकते हो अपनी एलएलपी का जब आप चाहो। और कन्वर्जन के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में शेड्यूल में बताया आपको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी एलएलपी को फर्म में, फर्म को एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। ठीक, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एक नया फीचर है जो सिर्फ यहीं पे आता है। कह रहा है एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो आपको ई फाइल करने पड़ेंगे, यानी कि जितने भी फॉर्म है जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो आपको एमसीए में फाइल करनी पड़ेगी एलएलपी की। कुछ कंपलसरी फाइलिंग होती है तो वो आपको करनी पड़ती है, जैसे कि एनुअल रिटर्न की हो गई और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी हो गई। डन। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। अब बेटा पढ़ लेते हैं एडवांटेज क्या है हमारे एलएलपी को फॉर्म करने की, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेज हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या एडवांटेज है एलएलपी को फॉर्म करने की। सबसे पहली एडवांटेज की बेटा ये बेस्ड होती है एग्रीमेंट के ऊपर, यानी कि ऑर्गेनाइज और ऑपरेट ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट हो जाती है। तो आपके लिए बहुत इजी है इसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप में, वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ एलएलपी में भी मिल रही है। अगला देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है विदाउट इम्पोजिंग द डिटेल लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू द कंपनी। एज कंपेयर टू द कंपनी, यहाँ पे आपकी जो लीगल कंप्लायंस है वो एलएलपी में बहुत कम है, ठीक है। इजी है फॉर्म करना, इसका रजिस्ट्रेशन बेटा बहुत ही इजी है। डन। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करके अपनी एलएलपी को एमसीए में रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे पार्टनर को, ये सबसे मेन फीचर है, सारे के सारे पार्टनर को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट होगा, ठीक है। एंजॉय करेंगे सारे के सारे पार्टनर, जिससे हम पहले डरते थे कि अगर पार्टनरशिप में आ जाएंगे तो हमारे घर तक लाइबिलिटी आ जाएगी। अब वैसा नहीं होगा, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर रख सकते हो, अगर एक पार्टनर, 2 पार्टनर और 3 पार्टनर ये अगर चाहते हैं कि हम अलग अलग कैपिटल लेके आएँ, कोई चाहता है मैं 1 लाख लाऊं, कोई चाहता है मैं 2 लाख लाऊं, कोई चाहता है मैं 3 लाख लाऊं, कोई चाहता है मैं बिना कैपिटल के आऊं, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर आप अपना फ्लेक्सिबल रख सकते हो। और जैसे बेटा इसको बनाना आसान है वैसे ही इसको डिसॉल्व करना आसान है। अगर आप पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हो तो बाय फाइलिंग ए सिंगल डॉक्यूमेंट ई फॉर्म फाइल करके आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। तो इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है एलएलपी के लिए, मैंने आपको बताया किसी भी एलएलपी को फॉर्म करने के लिए 2 पार्टनर चाहिए, तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए आपको जो मिलकर एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। जैसे कि बेटा आपका एडमिशन होता है कॉलेज के अंदर, आप क्या करते हो कि एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के दे देते हो और आपका एडमिशन वो दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एमसीए ने फॉर्म निकाले हुए हैं, उस फॉर्म को आप भर के एमसीए को दे दोगे, एमसीए को अगर ठीक लगेगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन उस फॉर्म के साथ साथ बेटा आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी, एक प्रेस्क्राइब मैनर में, यानी ऑनलाइन उसे फाइल करना पड़ेगा। डन। उसके साथ साथ आपको बेटा सीए जो कि हम है, आप उससे सर्टिफाई करा सकते हैं, है ना। जितने भी एलएलपी के पेपर्स हैं उसे आप सर्टिफाई कराओगे। और जो सीए साहब होंगे, सुनिए, सिर्फ सीए साहब नहीं कर सकते सर्टिफाई, सर्टिफाई आपका कोई इनमें से कोई भी पर्सन कर सकता है। डन। तो आपके एडवोकेट साहब, कंपनी सेक्रेटरी साहब और सीए साहब या कॉस्ट अकाउंटेंट साहब ये सर्टिफाई करके देंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन रिलेशन टू दी एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो बिल्कुल ठीक है और हमने विद रिस्पेक्ट टू दी इनकॉर्पोरेशन इस एक्ट का कंप्लायंस करा है। डन।
तो ये सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंट बोलते हैं उनको। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा पर्सन चाहिए आपको, जो कैरी करेंगे बिजनेस विद ए व्यू टू मेकिंग द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अपना नाम, अपनी डिटेल किसके ऊपर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे हम उस मैनर में एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे ऑनलाइन मैंने बोला, और आपको एक फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार साहब को जो एमसीए में आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये सब ये हमारे साहब साइन करके देंगे, एडवोकेट साहब हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और या कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें से किसी से भी आप ये स्टेटमेंट ले सकते हैं। स्टेटमेंट में ये सर्टिफाई करके देंगे कि that all the requirement of this act and the rule made thereunder has been complied with। तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट से रिलेटेड वो आपने कंप्लाई करी है, और जितने भी आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ये हम सर्टिफाई करके देंगे। और एक कम से कम एक सब्सक्राइबर के भी इस पे साइन होंगे जो स्टेटमेंट ये होंगी। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेट बर्डन इन्होंने प्रोफेशनल के ऊपर डाला है कि भैया आप सर्टिफाई करके दे दो कि सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल हैं, प्रोविजन है, वो कंप्लाई हो रहे हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं, जेन्युइन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये वही है पिछला पेज कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सारे के सारे जो डिटेल हैं वो ठीक है, और जो लॉ हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या जाएगा देखिएगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक फॉर्म होगा जो प्रेस्क्राइब है, उस पर नाम लिखा होगा हमारे एलएलपी का, क्या बिजनेस करेंगे हम ये लिखेंगे हम, एड्रेस क्या होगा हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा जहाँ से पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की जाएगी। ठीक है, कह रहा है स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर टू बी पार्टनर। ठीक है, जो जो हमारे पार्टनर बनेंगे, जो जो हमारे पार्टनर हैं उनका नेम एड्रेस, उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट जाएगा, नेम एड्रेस पर्सन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनके भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जाएंगे। ठीक है, और अदर डिटेल जाएगी जो कि फॉर्म में रिक्वायर है। डन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ये पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट की बात करता है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर आपने फॉल्स किसी किसी ने अगर फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, या किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, या ये जान पूछकर फेक डॉक्यूमेंट से अपनी एलएलपी रजिस्टर करा ली, तो बेटा वो 2 साल के लिए जेल में जा सकता है। देखना, कह रहा है इफ ए पर्सन मेक ए स्टेटमेंट डिस्कस अबव विच नोज टू बी फॉल्स, जो उसे पता था कि ये झूठ है, और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसे पता था कि ये सच नहीं है, तो उसे बेटा सजा हो सकती है। ए पर्सन लिखा है, ए पर्सन का मतलब है अगर किसी को भी ये पता था कि ये जो डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड वो फेक हैं या गलत है, या एक्ट हमारा कंप्लाई नहीं करा जा रहा है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, तो आपको 2 साल के लिए बेटा जेल में डाला जा सकता है, और आपके ऊपर फाइन भी लग सकती है। एंड लिखा है तो दोनों ही लग सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है जो 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन 5 लाख तक उसे ले जाया जा सकता है। बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट दिए सेक्शन 11 में, रजिस्ट्रार साहब को अगर ऐसा लगता है कि सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ठीक हैं और रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो सेक्शन 11 की, तो वो 14 दिनों के अंदर अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। रजिस्ट्रार से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट कर देंगे जिस पे आपकी एलएलपी का नाम होगा, और उस नाम से अब आपकी एलएलपी जानी जाएगी। अब इनकॉर्पोरेशन देने के बाद आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन ने जन्म ले लिया है। अब देखना, एक ये कह रहा है कि जो ऊपर से आपने स्टेटमेंट लिया ना सीए साहब से और प्रोफेशनल से, वो एक सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा कि आपने सारी की सारी कंप्लायंस कर दी है इस एक्ट की, यानी आपने बस सर्टिफिकेट ले लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कंप्लाई कर दिए हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट जो होगा वो रजिस्ट्रार साहब साइन करके देंगे, उस पर उनकी ऑफिशियल सील लगी होगी। जैसे ही बेटा आपने आर्टिफिशियल पर्सन को जन्म दिया और आपकी जो एलएलपी है वो बन चुकी है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रार के साथ, जिसे एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि आपकी जो एलएलपी है उसका जन्म हो चुका है, वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा, सेक्शन 13 वो बात करता है आपके ऑफिशियल एड्रेस के बारे में, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपका क्या होगा और क्या उसमें चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सुनिएगा, आप अपनी एलएलपी को रजिस्टर कर रहे हो तो आपको बेटा एक प्लेस चुनना पड़ेगा जहां से आपका बिजनेस चलेगा, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस मानेंगे। और कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीए और आरओसी
जो भी आपको नोटिस वगैरह भेजना होगा उस एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये उसी के बारे में बात है कि कम्युनिकेशन सारी आपकी वहाँ पे होगी, और डॉक्यूमेंट जो भी आपके ऊपर सर्व करना है हमें, वो हम किसी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको सर्व कर सकते हैं उसी एड्रेस पे, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी दूसरे ऑफिस पे जो आपने डिक्लेयर करा हुआ है। क्या हम सर उसमें चेंज भी कर सकते हैं? आप अपने ऑफिस में चेंज भी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक बार आपने जैसे कहीं इस्टेब्लिश कर लिया, उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज एक प्रिस्क्राइब मैनर में होगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा, और प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी आपको, कंडीशन फुलफिल करके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई कंट्रावेन करा है इस सेक्शन का, तो आपके ऊपर बेटा पेनल्टी लग जाएगी 500 रुपये ईच देगी। यानी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं बनाया, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, आरओसी को नहीं बताया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 500 रुपये पर डे की, और मैक्सिमम 50,000 तक जा सकती है। ईच पार्टनर के ऊपर ये पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। 1 2 बेटा हमने अभी सीख लिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब हमें देखना है कि उस रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है कि इफेक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला इफेक्ट है कि आप अब किसी पे सूट फाइल कर सकते हो, और आपके ऊपर भी सूट फाइल हो सकता है जब आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दी। मैंने बताया कि एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी वो नहा पी खा दो नहीं सकती, लेकिन वो सारे काम कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। यानी कि आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हो, कुछ भी ओन कर सकते हो, कुछ भी होल्ड कर सकते हो, कुछ भी डेवलप कर सकते हो, कुछ भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, इनमें से आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कॉमन सील रखना तो आप अपनी कॉमन सील भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कॉमन सील रखना तो सिर्फ 2 डायरेक्टर भी साइन करेंगे तो चलेगा, ठीक है। लास्ट वो सारे काम हम कर सकते हैं जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, लॉफुली डू कर सकती है, और लॉफुली जिससे सफर हो सकती है। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम सीखेंगे नेम के बारे में। चलो बेटा आप सेक्शन 15 में पढ़ लेते हैं कि नेम कैसे आप सिलेक्ट करोगे कंपनी का। तो बताया कि नेम के पीछे आपको अपने नाम के पीछे एलएलपी लिखना पड़ेगा, या फिर आप पूरा लिख सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या आप ये वर्ड लिख सकते हो एलएलपी, ठीक है। कोई भी एलएलपी नहीं बनेगी जिसका नाम आप रखना चाहते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसका नाम अनडिजायरेबल है, तो इस तरह की वो एलएलपी नहीं बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई एलएलपी बना रहे हो और आप रखना चाहते हो उसका नाम वेपन्स एलएलपी, तो भैया ऐसा नाम वो नहीं देंगे, या ऐसा नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि अनडिजायरेबल है, उस तरह का नाम वो आपको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। आपका जो नाम है एलएलपी का वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए किसी दूसरी एलएलपी के साथ या कंपनी के साथ। आप बोलोगे सर हमें टाटा एलएलपी दिला दो, तो टाटा एलएलपी नाम बेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आपकी जो एलएलपी का नाम है वो किसी ट्रेडमार्क से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे सर हमें नाइक एलएलपी बनानी है, ठीक है, तो नाइकी का ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अगर ना इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आपको वो नाम भी नहीं मिलेगा। तो कंसेप्ट ये निकल के आया कि कोई भी अनडिजायरेबल नेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिजायरेबल है, और कोई भी ऐसा नेम जो नियरली रिजेंबल है और सेम है किसी दूसरी कंपनी से, वो आपको नहीं मिलेगा। सर नाम रिजर्व कैसे कराना है? तो आप एक सिंपली एक फॉर्म फाइल कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब मैनर में प्रेस्क्राइब फीस देके नाम रिजर्व करा सकते हैं, अगर आप अपनी एलएलपी की नई फॉर्म कर रहे हैं उस केस में, या फिर आप चेंज कर रहे हैं नया नाम, मतलब आप एक नाम से दूसरा नाम कर रहे हैं, तो आप पहले नाम को रिजर्व कराएंगे। एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसमें एक छोटी सी फीस जाती है, उसको फाइल करके आप नाम को रिजर्व करा सकते हैं। सुनिएगा, अब जो भी आप नाम रिजर्व करोगे, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि जो नाम आपने दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है, तो उस नाम को वो सेक्शन 15 के हिसाब से अगर उन्हें ठीक लगेगा, तो आप 3 महीने के लिए आपके लिए वो नाम रिजर्व कर दिया जाएगा, और इस रिजर्वेशन के बाद आप उस नाम को 3 महीने के अंदर अंदर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और उस नाम को आप यूज कर सकते हैं। आपने नाम रजिस्ट्रेशन करा दिया अपना पिछले सेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे बेटा दिया गया है कि आप क्या चेंज करा सकते हैं नाम को। हाँ जी, आपको चेंज करना पड़ सकता है, यहाँ पे कंपलसरी चेंज है। अगर मान लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रार भी बेटा हमारा एक ह्यूमन बीइंग है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये बोला गया कि अगर आपने नाम रजिस्टर कर दिया और बाद में ऐसा पाया गया कि वो नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता है या किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनसे गलती हो गई और उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपका जो नाम है किसी दूसरे ट्रेडमार्क से या दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, तो क्या होगा? तो उस केस में
ऑन द एप्लीकेशन जिससे भी आपका नाम, जैसे मैंने बताया था कि आपको टाटा नहीं मिल सकता, मान लेते हैं कि आपने टाटा नाम से एक एलएलपी बना ली और वो रतन टाटा साहब को या उनके ग्रुप को पता चल गया, तो वहां से उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरओसी के पास कि भाई साहब इन्होंने तो हमारा नाम यूज कर लिया, ये कैसे दे दिया आपने, तो ठीक है ये कैसे दे दिया आपने। तो आरओसी साहब फिर आपको एक डायरेक्शन भेजेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन भेजेगी और ये बोलेगी कि भैया आप उस नाम को चेंज कर लो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ सच डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन आपके पास आएगी आरओसी के पास, टाटा जी ने बोल दिया, अब आरओसी आपको डायरेक्शन भेजेगा जो आपने इस नाम से एलएलपी बना ली थी कि भैया इसको क्या करो, चेंज करो, इसको क्या करो, चेंज करो। डन। तो आपको वो डायरेक्शन को 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा। हमने बेटा पिछली स्लाइड में ये देखा कि आपको यहाँ पे रतन टाटा साहब का अगर आपने नाम ले लिया तो आपको वो नाम चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन ये क्या लाइफ टाइम के लिए होगा? अगर रतन टाटा साहब ने चेंज, आपको तभी कराना है अगर रतन टाटा साहब ने ये 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन फाइल कर दी अपनी। अगर इन्होंने अपनी 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन फाइल कर दी कि भैया टाटा नाम आपको कैसे मिल गया, ये तो हमें हमारे पास था, इस चीज की अगर उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी 3 सालों के अंदर अंदर, तब से जब से आपको नाम मिला है तभी आपको वो नाम चेंज कराना है। अगर उन्होंने 3 साल के बाद अपनी कंप्लेन फाइल करी तो वो मेंटेनेबल नहीं मानी जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or the registration of the change of the name of the LLP under this act। समझ में आया? आइए अब अगर आपके पास डायरेक्शन आई है तो आपको कंप्लाई कितने दिनों के अंदर करना है? कह रहा है वेयर ए LLP चेंज इट्स नेम और ऑब्टेन ए सबसेक्शन ऑब्टेन ए न्यू नेम अंडर सबसेक्शन 1। आपके पास डायरेक्शन आई थी कि भैया अपना नाम चेंज करो, आपका नाम तो पहले किसी से मिलता जुलता आ रहा है तो वो चेंज करो। उस डायरेक्शन को आपको कंप्लाई करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर ये बात आपको बता देनी है एक नोटिस के थ्रू रजिस्ट्रार को। ठीक है, यानी आपके पास डायरेक्शन आई थी, आपको उस डायरेक्शन को कंप्लाई करना है। देखना डायरेक्शन को कितने दिन में कंप्लाई करना पड़ता था मेरे दोस्त, देखो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये डायरेक्शन को कंप्लाई करना है। कंप्लायंस जैसे ही हो गया इस डायरेक्शन का, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑर्डर के साथ आपको अपने नेम की चेंज की एप्लीकेशन वहां पे आरओसी के पास फाइल कर देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जब से यहां से 15 दिनों के अंदर अंदर आपने 3 महीने के अंदर आपको कंप्लाई करना है, 15 दिन के अंदर आपको ये आरओसी को बताना है और आरओसी आपको ये 30 डेज के अंदर अंदर एक फ्रेश सीओआई दे देंगे, आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब सबसेक्शन 3 में देखिएगा, सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर आपने डिफॉल्ट करा सबसेक्शन 1 में, यानी आपने अपनी एलएलपी का नाम रख दिया टाटा एलएलपी और आपने टाटा साहब ने एप्लीकेशन दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दी कि भैया आप इस नाम को चेंज करो, आप लेकिन बात मान नहीं रहे, आप चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा? कह रहा है उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपका खुद ही एक नया नाम अलॉट कर देगी और वो एक ऐसा नाम रखेगी जो आपको बुरा लगेगा। जैसे पपलू एलएलपी, आपका नाम रख देगी वो पपलू एलएलपी, यानी सर पपलू यानी ऐसा नाम, सर वो कोई सा भी नाम रख सकती है, वो ये भी रख सकती है डॉगी एलएलपी। ठीक है, तो आपका नाम रख दिया जाएगा डॉगी एलएलपी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आपका नाम चेंज कर देगी और वो नाम आपको बता दिया जाएगा, आपको उस नाम से ही जाना जाएगा और आपके सारे ही सर्टिफिकेट में उस नाम को डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या सर हम उसको बाद में चेंज नहीं करा सकते? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि देख भाई अब हो गया ना सीधा, जैसे ही तेरा नाम मैंने खुद पपलू एलएलपी रख दिया, अब आप खुद उसको चेंज करवा सकते हो, यानी आपका नाम चेंज कराने का राइट इससे अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट द एलएलपी फॉर सब्सीक्वेंट चेंज इन इट्स नेम अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 16। जैसे सेक्शन 16 में हमने पढ़ा था कि भैया नाम हम चेंज कभी भी कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से फिर आप इस वाले नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पे, जो कि डिफरेंस है हमारा एलएलपी का अदर एंटिटी के साथ। तो इसमें से पहला डिफरेंस आपको मिल रहा है जो बात करता है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म।
एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो सारे डिफरेंस रख लें, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है, और जितने मार्क्स का है उससे डबल डिफरेंस लिख के आना। 5 मार्क का है तो 10 लिख के आना, और अगर 3 का है तो 6 लिख के आना। डन। तो डबल लिखने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि आसान सा है ये, तो ये ज्यादा मार्क्स मतलब ज्यादा पॉइंट्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। तो पहला, अच्छा आपको डिफरेंस जो भी लिखना है वो इसी पैटर्न में लिखना है, बेसिस लिखना है, एक पहला वाला टॉपिक और दूसरा वाला टॉपिक उठाना है, देन आपको लिखना है। रेगुलेशन ऑफ द एक्ट क्या है भैया, हमारा जो एलएलपी है वो रेगुलेट होता है 2000, कहाँ से रेगुलेट होता है हमारा एलएलपी? हमारा एलएलपी रेगुलेट होता है एलएलपी एक्ट 2008 से, और हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वो रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। बॉडी कॉर्पोरेट, सर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, पढ़ा दिया आपको ना। सेपरेट लीगल एंटिटी आप बताओ कौन सी होती है? चलो खेलो खेलो खेलो, सेपरेट लीगल एंटिटी ये होती है सर, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्रिएशन बताना सर, इसका क्रिएशन रजिस्ट्रेशन से होता है एलएलपी एक्ट के अंदर, और सर इसका क्रिएशन सिर्फ एग्रीमेंट से भी कर सकते हो। तो इससे अगला पॉइंट निकल के आ जाता है कि सर रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। सर आपकी एलएलपी हमेशा जिंदा रहती है, चाहे आपके पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, उससे हमारी एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो एलएलपी है उसका परपेचुअल सक्सेशन है, तो एलएलपी हमारी मस्ट गो ऑन रहेगी, कभी भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में अगर डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो इमीडिएटली आपकी जो पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। आइए अगले, और भी डिफरेंसेस हैं, तो ये परपेचुअल सक्सेशन वाले यहाँ पे लिखा है, आगे नेम देख लेना। आपको एलएलपी में लास्ट में सुफिक्स यूज करना है, एलएलपी आप पूरा नाम यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइंस हमारे पार्टनरशिप में नहीं है। लाइबिलिटी सर यहाँ पे लिमिटेड होती है, सर यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है, और यहाँ पे आपसे घर से भी पैसा मंगाया जा सकता है। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे पार्टनर जो होता है एजेंट होता है एलएलपी का, और एलएलपी जो एजेंट होती है वो पार्टनर की होती है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सर कॉमन सील, यहाँ पे कॉमन सील आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते, लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कॉमन सील का। यहाँ पे लीगल कंप्लायंस के लिए सर, यहाँ पे हमारे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वहाँ पे लीगल कंप्लायंस के लिए लाइबल होते हैं, यानी कि पेनल्टीज वगैरह हैं यहाँ पे लीगल कंप्लायंस की, और हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर कुछ पर्सन को डेजिग्नेट करा है जिनको लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। आगे आ जाइए, आगे देखिए, 2-3 डिफरेंस और हैं जिसमें आप ये बात कर सकते हो कि भैया एनुअल फाइलिंग ऑफ अकाउंट आपकी यहाँ पे भी आप आगे पढ़ोगे। पहले ये मैं आपको फाउंडेशन में ही पढ़ाता था, लेकिन अब ये इंटर में शिफ्ट हो गया है फाइलिंग वगैरह। तो एलएलपी के केस में भैया आपको अपने एनुअल अकाउंट्स, अपनी एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है, जिसको एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न बोल सकते हो आप, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न वगैरह आपको फाइल करनी होती है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी पार्टनरशिप में नहीं है। सर फॉरेन पार्टनरशिप का कंसेप्ट ही नहीं है। सर फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन फॉरेन नेशनल को आप एलएलपी में पार्टनर बना सकते हो। तो मैंने जो शुरू में बताया था कि लॉ मेकर्स की इंटेंट है कि हम बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये एक उसमें से की फैक्टर है कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सर क्या माइनर पार्टनर बन सकता है एलएलपी में? सर माइनर पार्टनर कभी भी नहीं बन सकता एलएलपी में, लेकिन आपने पार्टनरशिप में बचपन में पढ़ा होगा कि माइनर को आप एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप में फॉर द बेनिफिट ओनली, और प्रायर कंसेंट लेनी पड़ती है पार्टनर्स की। ठीक है बेटा, अब लास्ट डिफरेंस बचा है हमारे चैप्टर का, जो है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस कंपनी। डन। तो रेगुलेशन देखना, कंपनी एक्ट रेगुलेट होता है, सॉरी एलएलपी एक्ट रेगुलेट होता है एलएलपी एक्ट 2008 से, और कंपनी एक्ट रेगुलेट होता है कंपनी, यहाँ जितनी भी कंपनी है वो रेगुलेट होती है कंपनी एक्ट 2013 से। मेंबर्स पार्टनर्स देखिएगा, कह रहा है पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी, उन्हें पार्टनर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे कंपनी में उन्हें शेयर होल्डर या मेंबर के नाम से जाना जाता है, शेयर होल्डर या मेंबर्स बोलते हैं। इंटरनल गवर्नेंस देख लीजिएगा, कह रहा है इंटरनल गवर्नेंस यहाँ पे हमारा एलएलपी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और यहाँ पे कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है। तो कंपनी एक्ट में जो एमओए एओए दिए हुए हैं बेटा, उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस चलती है। नेम देखना, यहाँ पे नाम के पीछे हमें एलएलपी लगाना है, या पूरा नाम पूरा लिख सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी, यहाँ पे आपको नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मिनिमम प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखिए, लाइबिलिटी यहाँ पे जो मेंबर की होती है वो
लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी है उनकी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। ठीक है। मैनेजमेंट यहाँ पे भैया पार्टनर्स आपके लाइबल होते हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर लीगल कंप्लायंस के लिए लाइबल होता है, पार्टनर अदर कंप्लायंस के लिए लाइबल होता है। यहाँ पे जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं भैया मैनेजमेंट, यहाँ पे जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई कंसेप्ट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे 2 होने चाहिए। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक में 3 होने चाहिए। इसी के साथ बेटा हमारा पूरा का पूरा एलएलपी का रिवीजन खत्म हुआ और आपके सिक्योर हो गए 5 से लेके 10 मार्क। ऐसी मोर वीडियो के लिए बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो के साथ ट्यून रहे। ठीक है, थैंक यू।